हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक और नए और बेहतरीन सेशन के अंदर। 5 और 6 तारीख को एसबीआई क्लरिकल प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम काफ़ी स्टूडेंट्स का हो गया है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आप उनमें से एक हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जितने नंबर ऑफ आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में आइडिया लग सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके। और जिन किसी का भी एग्ज़ाम था, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 2 मॉक टेस्ट इससे पहले डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे थे तो कोई इशू नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के दोनों मॉक टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। बेसिकली प्लेलिस्ट ही शेयर कर दूंगा जिसमें हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर अप करते हैं, है ना। तो जिस किसी ने भी वो मॉक टेस्ट लगाए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमने उन मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस किया था पैटर्न, सेम पैटर्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला अप टू 95%। क्योंकि जो भी एनालिसिस लिया जाता है प्रीवियस ईयर्स के दौरान कि किस तरह का लेवल बढ़ाया जा सकता है पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, उसी के बिहाफ पे ही हम ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो अरेंज करते हैं, बना के लाता हूं, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो इसी तरह जो 5 और 6 तारीख को एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स का, तो जो जो लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन लेवल से रिलेटेड मैंने एक और मॉक टेस्ट डिजाइन किया है। अब तो मैं कह सकता हूं पैटर्न जो है 95% तक एक्यूरेट होगा, क्योंकि 100% देखो किसी का भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन का नेचर पता चल गया, उसी से रिलेटेड ही हम क्या है मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं। तो उसी के बिहाफ पे भी आज का मॉक टेस्ट भी होगा। तो इन 2 दिनों में जो भी आपकी शिफ्ट्स हुई थी, सुना जा रहा है कि जो 6 तारीख की तीसरी शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें रीजनिंग का सेक्शन जो था वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। इतना भी नहीं कि बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, मतलब जहां हर शिफ्ट में 6 तारीख की तीसरी शिफ्ट के अलावा जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, अगर मैं हर शिफ्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स 34 35 ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं अकेले रीजनिंग सेक्शन में ही। 35 तो बहुत के सुने हैं मैंने। तो जो 6 तारीख की तीसरी शिफ्ट का एग्जाम था, उसमें जो ऑन एन एवरेज देखने को मिली है वो 28 से 31 के बीच में ही रही है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आ गया। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज का मॉक टेस्ट जो है रीजनिंग का डिजाइन किया गया है। हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट आपको हैंडल कैसे करना है इस मॉक टेस्ट को, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी देखेंगे। मतलब कि एक्चुअल वे क्या होना चाहिए उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, टेक्निक क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी अप्रोच हम इस मॉक सेट में देखने वाले हैं। तो करने का तरीका सेम एज यूजुअल वही रहेगा जैसे हम पहले मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। कौन से क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, कौन से फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, किन को मार्क एज रिव्यू करके चलना है, या जिन किन को सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, ये सारी अप्रोचेस मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसे खुद से सॉल्व कीजिए और टाइम ड्यूरेशन देखिएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा आपको। ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग रहा, कि ये वाला पार्ट मुझे नहीं क्लिक हो रहा था माइंड में जो मैंने अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर? चलिए पेन और नोटबुक लेके रेडी रहो। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सिलॉजिज्म से रिलेटेड। ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में सिलॉजिज्म आया था। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन का सेट पूछा गया था। तो इसी में ही हमारा क्वेश्चन है पहला गिवन, कहता ऑल कार्स आर ट्रक्स। सारी की सारे कारें जो हैं वो किसका पार्ट है? ट्रक्स का पार्ट है। कुछ ट्रक जो है वो क्या है? वैन है। और केवल कुछ ही बाइक्स जो हैं वो वैन्स का पार्ट है। केवल कुछ ही बाइक्स जो हैं वो वैन्स हैं, ये वाला पोर्शन, मतलब रिमेनिंग पोर्शन बाइक्स का वैन नहीं है। क्योंकि ओनली ओनली अ फ्यू का केस है, तो वो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, कहता सम ट्रक्स कैन बी बाइक्स। क्या कुछ ट्रक्स बाइक्स हो सकते हैं? देखिए यहां हमें ट्रक और बाइक के बीच में कोई भी कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो जिन दो चीजों में कोई भी रिलेशन अवेलेबल हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रू है। कहता ऑल वैन्स कैन बी बाइक्स। क्या सारी वैन्स बाइक हो सकती हैं?
अब आप कहेंगे ये तो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन था बाइक और वैन के अंदर, तो हमें इंफॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है कि कुछ हिस्सा बाइक्स का ऐसा है जो वैन है और कुछ हिस्सा बाइक्स का ऐसा है जो वैन्स नहीं है। मतलब हमें जो कनेक्शन दिया गया था वो बाइक से वैन तक अवेलेबल है। वैन से अगर हम बाइक के बारे में बात करें तो वैन से बाइक तक हमें सिर्फ ये वाला कनेक्शन गिवन है कि ये पोर्शन वैन का जो है वो बाइक बन के बैठे हैं। अगर सम है तो ऑल भी हो सकते हैं, तो इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी ट्रू रहा। दूसरे की भी पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगर यहां पर दूसरे कंक्लूजन में पूछा जाता ऑल बाइक्स कैन बी वैन्स, क्या सारे बाइक्स वैन्स हो सकते हैं, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता। रीजन बीइंग, स्टेटमेंट में ही जब मेंशन्ड है केवल कुछ ही बाइक ऐसे हैं जो वैन का पार्ट है, मतलब कुछ बाइक्स वैन नहीं है, तो सारे बाइक्स वैन कहां से हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में वो फॉल्स होता। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये देखो स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रही है, कुछ बाइक्स वैन है और तो कुछ बाइक्स वैन नहीं है, बट सारे के सारे वैन तो बाइक्स हो सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी में हम इस तरह की कंडीशन को बना सकते हैं। अगला, सम फाइल्स आर कवर्स, ओनली अ फ्यू कवर्स आर पेपर्स, केवल कुछ ही कवर का हिस्सा ऐसा है जो पेपर्स बन के बैठे हैं, मतलब के रिमेनिंग कवर जो है वो पेपर्स का पार्ट नहीं है। तीसरा कहता है नो पेन इज अ पेपर, ये पेपर था, कोई भी हिस्सा पेन का जो है वो पेपर नहीं है। चलो आते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर। तो पहला कंक्लूजन क्या कहता है, सम पेन्स आर फाइल्स, क्या कुछ हिस्सा पेन्स का आपको फाइल्स के अंदर अवेलेबल है, कनेक्शन नहीं अवेलेबल, श्योरिटी में ये क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा कहता है सम फाइल्स आर पेपर, क्या कुछ हिस्सा फाइल्स का आपको पेपर के अंदर अवेलेबल है, ये देखिए फाइल्स ये रहे पेपर ये रहे, दोनों में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये भी डाउटफुल केस है, मतलब फॉल्स कंक्लूजन है, आंसर मार्क करेंगे, ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू विंडोज आर डोर्स, केवल कुछ ही विंडोज का पोर्शन ऐसा है जो डोर्स बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन विंडोज का डोर्स नहीं है। नो हाउस इज अ डोर, कोई भी हिस्सा जो है वो हाउस का डोर्स नहीं है। एंड ऑल रोड्स आर विंडो, सारे के सारे रोड्स जो हैं वो किसका पार्ट बन के बैठे हैं, विंडोज का। तो विंडोज के अंदर सारे के सारे यहां पर कौन आ गए, रोड्स अवेलेबल हो गए, और ये कौन सा पोर्शन था, विंडोज का पोर्शन था। तो चलिए कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है सम विंडोज आर नॉट डोर्स, कुछ हिस्सा विंडोज का डोर्स नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल कुछ ही विंडो ऐसे थे जो डोर्स का पार्ट है, कौन सा, ये वाले विंडोज। तो मतलब रिमेनिंग पोर्शन ऑफ विंडोज आर नॉट डोर, ये कंडीशन में ही हमें क्लियर हो चुका था जो स्टेटमेंट में बोला गया था। तो जो पोर्शन विंडो का डोर से कनेक्टेड नहीं है वो उसका पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो डॉटेड एरिया है, ये पोर्शन ऐसा है विंडोज का जो डोर्स नहीं है। दूसरा कहता है सम रोड्स आर हाउस, कुछ हिस्सा रोड्स का हाउस के अंदर अवेलेबल है, ये देखो रोड और हाउस में कनेक्शन नहीं अवेलेबल, तो दूसरा गलत, आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से रिलेटेड, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है, सबसे आखिरी में इसी सेट को आपको उठाना है। मैं पिछले मॉक्स में भी बोलता रहा हूं, क्योंकि पिछले दोनों के दोनों मॉक्स जो हमने कवर अप किए थे उनमें भी हमने अनसर्टेन या सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला केस उठाया था, क्योंकि चांसेस पूरे पूरे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ओके, और आया भी है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना। चलिए, तो इसे मार्क एज रिव्यू करके चलते हैं। पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग और पजल आखिरी के लिए रखेंगे। सिटिंग और पजल के अलावा जो भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए। अब यहां पर आपको अल्फाबेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवेलेबल था, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें क्या करना है, बाएं छोर से 8वां अक्षर ज्ञात करना है कि बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, किस कंडीशन में। कहता इफ द लेटर्स एट इवन पोजीशंस आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर इन द वर्ड मिनिस्टर्स। कहता जो आपको ये शब्द दिया गया है मिनिस्टर्स, अगर इस मिनिस्टर्स शब्द में जो हर सम संख्या पे, जो सम स्थिति वाली पोजीशन पे बैठा हुआ कोई भी अक्षर है, उसको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। इमीडिएटली सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, फॉलोड बाय, मतलब के अगला अक्षर। तो हमें बताना है बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो करने की अप्रोच वही है, आपको हर एक लेटर को जो है यहां पर कन्वर्ट करके नहीं देखना है कि जो भी दूसरी पोजीशन पे है कि आई का जे बन गया, इस आई का जे बन गया, ये लेंथी मेथड है।
रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बाएं छोर से 8वां अक्षर बताना है, तो बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, आर। तो आर जो है वो इवन पोजीशन पे बैठा हुआ है, सम स्थिति पे बैठा हुआ है, तो सिर्फ इसी आर को ही कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो इसी आर को कन्वर्ट करेंगे तो बाएं छोर से 8वां अक्षर हमारे पास कौन सा होगा, एस अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, वन गो में ही अटेम्प्ट करना है। चांसेस ये रहे हैं, अल्फान्यूमेरिक पजल तो आया है, बट किसी शिफ्ट में सारे के सारे डिजिट्स दे दिए, किसी शिफ्ट में सारे के सारे लेटर्स दे दिए। डिजिट वाला क्वेश्चन फिर भी हो जाता है, लेटर वाले क्वेश्चन में हल्का सा टाइम कंज्यूम रहता है और गलतियां भी होती हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन उठाया है। हालांकि आपको मिक्स्ड एलिमेंट भी आए हैं, जो 6 तारीख की तीसरी शिफ्ट रही है उसमें मिक्स्ड एलिमेंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, चलो देखते हैं। कहता है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, पूरी की पूरी सीक्वेंस में ऐसे कितने व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसमें हर एक कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद फॉलोड बाय एक वोवल होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए, एंड प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और तुरंत पहले भी क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो पूरी सीक्वेंस में ऐसे कॉन्सोनेंट टारगेट करो जिसमें उसके बाद एक वोवल हो और उससे पहले एक और कॉन्सोनेंट हो। तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाते हैं। डिमांड भले ही हमें ये कही गई है, तो हम ये देखेंगे कि वोवल से पहले 2 कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। क्वेश्चन को इजी बनाओ, तो वोवल्स को काउंट करना है, उसको टारगेट कीजिए, क्योंकि वोवल्स की काउंटिंग जो है पूरी सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। अब जैसे कि वोवल ओ की बात करते हैं, ये देखो इससे पहले 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ये हमें पूरा ग्रुप अवेलेबल हो रहा है। क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ, सी, जिससे पहले भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद क्या है, एक वोवल है, ठीक है। तो जो चीजें इजीली विजुअलाइज हो जाएं हमेशा उसको टारगेट किया करो। उसके बाद अगर हम बात करें तो वोवल ए भी काउंट होगा। देखो इससे पहले 2 कॉन्सोनेंट है, हमें भी देखो वोवल से पहले 2 कॉन्सोनेंट अवेलेबल है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हमें लकीर के फकीर बनना है कि जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, डिमांड की गई है, वही चीजें टारगेट करें। एग्जामिनर ने अपने हिसाब से तो क्वेश्चन बनाना है, उसको इजी वे में कैसे अप्रोच में लाना है वो हमारे हाथ में होता है। ओके, अब बात करेंगे ई, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इस वोवल से पहले 2 एडजेसेंट कॉन्सोनेंट्स चाहिए थे, बट यहां पर तो एक वोवल आ रहा है, तो ई को नहीं काउंट करना। आई भी काउंट नहीं करना क्योंकि आई से पहले 2 वोवल होना चाहिए, बट इसमें तो ई एक वोवल आ रहा है, 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए थे। उसके बाद बात करें तो यू भी काउंट होगा। देखो यू से पहले क्या है, 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, उसके बाद एक भी वोवल नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो 3 कॉन्सोनेंट यहां पर ऐसे थे जिसमें उससे पहले कॉन्सोनेंट भी था और उसके बाद एक वोवल भी था। अगला गिवन है रिलेटिव पोजीशन के ऊपर, तो आपको निकालना था 9th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 9th राइट निकालना है किसका, जो बाएं छोर से चौथे प्लेस पे है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो क्या निकालना है, 13th लेफ्ट। लेफ्ट कैसे आया, क्योंकि फ्रॉम के साथ यहां पर लेफ्ट अवेलेबल है, तो यहां भी लेफ्ट रहेगा। तो बाएं छोर से 13वां अक्षर देखिए कौन सा होगा, ये 4 और ये 4 8, ठीक है, 8 और 5 13, लेटर आ गया ए, डी ऑप्शन। अगला देखिए, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द अल्फाबेट विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द अल्फाबेट विच इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। कहता जो बाएं छोर से 8वें प्लेस पे है और जो दाएं छोर से 9वें प्लेस पे है, उनके बीच में लेटर्स बताइए कितने आ रहे हैं। तो बाएं छोर से देखो 8वें प्लेस पे पहले कौन आ रहा है, क्यू। दाएं छोर से देखो 9वें प्लेस पे यहां पर हमारे पास कौन सा लेटर अवेलेबल है, एफ। तो इस क्यू और एफ के बीच में लेटर्स बताने हैं। अब ध्यान देखिए लेटर्स कौन से बताने हैं, जो इन दोनों के बीच में है। एक्चुअल वाले मत निकाल लेना अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां मेंशन किया जाता कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो अगर ऐसा फ्रेज दिया जाता तो हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस उठाते। तो यहां लेटर्स कौन से बात कर रहा है, जो इस सीक्वेंस में ही क्यू और एफ के बीच में आ रहे हैं। तो क्यू और एफ के बीच में ये काउंट कर लो कितने हैं, 9 10 11 12 13 अक्षर आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ आ गया होगा किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या कहता है, कहता है कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज दी गई है, पैटर्न को समझना है और सीरीज को कंटिन्यू करना है। एलिमेंट उठा लीजिए 3 3 का ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में 3 ही लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सी के क्यू, ये चेक कीजिए, सी के क्यू। अगला ग्रुप क्या है, बी एन ई, मतलब क्यू के बाद एक लेटर को इग्नोर किया गया, फिर बी एक छोड़ के एन, एक छोड़ के ई। अगला ग्रुप है आई एल डी, मतलब कि आर को ड्रॉप किया गया, आई एल डी। फिर अगला छोड़ के किसको पिक किया जाएगा, एफ जे वी को। सी ऑप्शन आपका आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट पेयर फॉर्मेशन का केस है, फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करना है।
तो ध्यान में देख लीजिएगा, आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पेयर फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया या नहीं पूछा गया। ओके, चलो बात करते हैं। वर्ड है हमारे पास एनक्लेव। चलो पोजीशन वैल्यूज के ऊपर आते हैं। E5, N14, C3, L12, A1, V22 और E कितना हो गया 5। चलो पेयर काउंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को उठाते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा, तो E का तो किसी के साथ भी पेयर नहीं बना। ओके, चलो 14 की बात करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं बन रहा, ना तो N का किसी के साथ पेयर बना। बात 3 की करते हैं। 3, 4, 5 ये देखो ये बन गया, सी का पेयर बना ई के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट पे देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। अब 12 से स्टार्ट करते हैं। ये देखो 12, 13, 14 लेफ्ट साइड पे बन रहा है। राइट पे देखें तो 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। एक से शुरू करें तो ये देखो 1, 2, 3 3 के साथ भी बना, इस ए का इस ई के साथ भी बना, क्योंकि अल्टीमेटली सी से ही कंटिन्यू हो रही है ना चेन। सी का ई के साथ बन गया तो ए का सी का फर्दर ई के साथ बन गया। 4 पेयर बन गए। 22 को काउंट करने की नीड नहीं है कि वो सबसे बड़ा लेटर है पूरी की पूरी सीक्वेंस में। 5 से शुरू करेंगे तो कोई भी नंबर आगे मैच नहीं हो रहा। तो टोटल पेयर हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर 4 पेयर्स। ब्लड रिलेशन फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना है। 7 मेंबर्स हैं, पहला क्लू मिल गया। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। कंडीशन गिवन है आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, कि आर जो है वो किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है। उसके बाद गिवन है सी इज द ब्रदर ऑफ एस, सी किसका भाई है, एस का भाई है। ओके, उसके बाद एच इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, एच बी की मदर इन लॉ है। अगर एच बी की सास है तो वो बी के स्पाउस की मदर होगी। अब बी का जेंडर ही नहीं पता, तो इस पॉइंट को मैं होल्ड पे रखता हूं, ठीक है। बट आगे ही गिवन है, ये देखो सी इज मैरिड टू बी, सी जो है वो किससे मैरिड है, बी से मैरिड है, तो बी फीमेल पर्सन हुई। और एच जो है वो बी की मदर इन लॉ थी। अगर एच बी की मदर इन लॉ है तो मतलब वो सी की मदर होगी। गॉट इट। सी इज द अंकल ऑफ आर, सी आर का अंकल है, तो आर या तो सी का भतीजा है या भतीजी है, भांजा या भांजी भी हो सकती है, मतलब उसके ब्रदर या सिस्टर का चाइल्ड है आर। ई इज द फादर ऑफ सी, ई जो है वो सी का फादर है, एच सी की मदर है, ई सी का फादर है, तो ई और एच हो गए हस्बैंड वाइफ। क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, क्यू जो है वो सी की सिस्टर इन लॉ है। कैसे, मतलब उसके ब्रदर की वो वाइफ है। कौन बात कर रहे हैं, क्यू की। ओके, और यहां से ही हमें क्लियर हो रहा था आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। अगर आर क्यू की डॉटर है तो आर का जेंडर भी पता चल चुका था। तो ये हमारा कंप्लीट फ्रेम बन गया। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमें यहां पर क्या कहता है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एच बताइए क्या रिलेशन हो रहा है। हाँ जी, आर का एच से क्या रिलेशन है, वो उसके सन की भी डॉटर है। सन की डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ सी, अगर डी सी का ब्रदर है, यहां पर एक और कनेक्ट किया जा रहा है पर्सन को कि अगर डी सी का ब्रदर हुआ तो वो तो एस का भी ब्रदर होगा, कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमें बताना है डी विद रिस्पेक्ट टू आर, डी का आर से क्या रिलेशन हुआ। अब देखिए, अगर डी सी का ब्रदर है तो डी जो है वो आर के फादर का ब्रदर हुआ, मतलब के पैटर्नल अंकल, या हम बोल सकते हैं अंकल। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनइक्वालिटीज मोस्टली हर शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करते हैं। वर्बली क्वेश्चन थे, मतलब देख के ही आंसर देने वाला। तो एच ग्रेटर देन जी, जी लेस देन एच नहीं देखना, तो एच ग्रेटर देन जी देख लीजिए। हाँ जी, एच से लेके जी तक ट्रेवल करना है। साइन का फेस भी देख लीजिए, एच की तरफ ओपन है, और जब तक ये सिंगल साइन एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ही ट्रू होता है। तो पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है ई ग्रेटर देन टी। अब देखिए, ई इस स्टेटमेंट का पार्ट है, टी इस स्टेटमेंट का पार्ट है, बट ध्यान दीजिए अगर ई इज इक्वल टू एफ है तो मैं इस एफ को ई के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि ई और एफ बराबर हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां से देखिए ई ग्रेटर देन टी, साइन का फेस तो ई की तरफ ओपन होना चाहिए था, बट ये तो टी की तरफ ओपन है। साइन अपोज कर गया, तो इसलिए आंसर आएगा ओनली 1 फॉलोज। क्लियर। अगले पे आइए। Q लेस देन इक्वल टू E, मतलब Q से लेके E तक ट्रेवल करना है। पूरी जर्नी में Q और E के बीच में डबल साइंस आने चाहिए। यहां तो पूरी इक्वेशन में ही डबल साइंस नहीं है कहीं भी, पहला गलत। C ग्रेटर देन Y, तो C ग्रेटर देन Y के केस में C टू Y ट्रेवल करना है। ये देखो साइन का फेस C की तरफ ओपन है, सिंगल साइन है, सिंगल साइन अवेलेबल है, तो ये ट्रू हो गया। आंसर आ गया ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट, सिटिंग अरेंजमेंट स्किप करके चलिएगा, सेकेंड राउंड में इसे अटेम्प्ट करना है। सिटिंग और पजल के अलावा सारे क्वेश्चन स्किप करके चलने हैं अभी। चलो डायरेक्शन टेस्ट, क्वेश्चन को इजी बनाना है,
पढ़ेंगे हम एच इज टू द साउथ ऑफ जी, पॉइंट वर्ड बोलना ही नहीं है। तो एच जो है वो जी के साउथ में है कितना, 14 मीटर। तो सबसे पहले हम पॉइंट जी ले लेते हैं रैंडमली कहीं भी, उसके 14 मीटर साउथ में कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट एच अवेलेबल है। ओके, चलो उसके बाद के इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एच, के जो है वो एच के पश्चिम में है कितना, 12 मीटर। तो के एच के पश्चिम में बिठाना है 12 मीटर, तो एच का पश्चिम 12 मीटर, यहाँ पर कौन आ गया, पॉइंट के अवेलेबल हो गया। उसके बाद देखिए क्या गिवन है कंडीशन आपको, x इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ w, x w के पश्चिम में है, सॉरी दक्षिण में है कितना, 7 मीटर। पर ना तो x का पता ना ही w का, बट आगे ही देखिए गिवन है w के बारे में इंफॉर्मेशन, विच आया तो w की बात हो रही है कि w इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट g, w g के ईस्ट में है 28 मीटर, तो g का 28 मीटर ईस्ट, ये 28 मीटर ईस्ट कौन बना दिया, w बना दिया। और W के 7 मीटर दक्षिण में कौन था, X अवेलेबल था। तो 7 मीटर दक्षिण में यहां पर कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, X अवेलेबल है। उसके बाद देखिए Y इज 10 मीटर साउथ ऑफ Z, Y Z के साउथ में है 10 मीटर, ना तो Y का पता है ना तो Z का पता है। एंड अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है, Y की बात हो रही है कि Y जो है 14 मीटर वेस्ट है X के, X का 14 मीटर वेस्ट, ठीक है 14 मीटर वेस्ट, ये 14 मीटर, ये स्प्लिट हो गया, ये देखो ये 14 और ये 14 ऐसे स्प्लिट हो गया। स्प्लिट करना चाहो तो ऐसे कर भी सकते हो, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ओके, तो यहां पर कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, वाई अवेलेबल है, और वाई जो है वो जेड के साउथ में है। अगर वाई जेड के साउथ में है तो जेड वाई के नॉर्थ में होगा कितना, 10 मीटर मेंशन था। तो वाई का नॉर्थ ये देखो 7 मीटर तो ये हो गया, और 3 मीटर आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट जेड अवेलेबल है। गॉट इट। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो पहला है के विद रिस्पेक्ट टू जेड, डायरेक्शन बतानी है। तो के की देखो जेड से, के ये रहा, जेड ये रहा, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, साउथ और वेस्ट के बीच का कॉर्नर, साउथ वेस्ट। इफ पॉइंट सी लाइज 3 मीटर साउथ ऑफ जेड, अगर बिंदु सी जेड के 3 मीटर साउथ में है, तो 3 मीटर साउथ में मतलब यहां पर पॉइंट सी अवेलेबल है। क्लियर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी, तो जी और सी के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये देखो हमने स्प्लिट किया हुआ था, काम में आ गया ना। तो ऐसे ही स्प्लिट किया करो, कभी भी इस तरह का पॉइंट आ जाए इन बिटवीन तो स्प्लिट कर दिया करो। इफ टी इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ एच एंड टू द साउथ ऑफ एक्स, अगर पॉइंट टी की बात की जा रही है, अगर वो एग्जैक्टली एच के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण में है, टी जो है एच के पूर्व में है ये देखो, और एक्स के दक्षिण में है, मतलब जहां पर एच का पूर्व ईस्ट और एक्स का साउथ है दक्षिण आके मिलेगा, वहां पर कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, पॉइंट टी अवेलेबल है। ठीक है, क्या करना है फिर इस टी का, तो हमें बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है इससे रिलेटेड। तो पहला कहता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सॉरी टी एंड एक्स इज 7 मीटर, कहता है टी और एक्स में डिस्टेंस 7 मीटर है। जी बिल्कुल है, ये देखो अगर ये कंप्लीट लेंथ 14 मीटर थी तो 7 ये है, तो ये भी तो 7 ही होगा, तो पहले वाला तो ट्रू है। ठीक है, अगर अगला भी ट्रू हुआ ना तो आंसर आ जाएगा ऑल आर ट्रू, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है। अब कोई भी इनमें से ऑप्शन उठा लो, कोई भी उठा लो, ई को छोड़ के, पहला ट्रू है, अगर एक भी इनमें से गलत हो गया ना तो मतलब आंसर ए होगा। बी सी डी में से कोई भी एक गलत हो गया तो आंसर ए होगा, अगर कोई भी एक सही हो गया तो आंसर ई होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट ही नहीं है ऑप्शन चूज करने का। जैसे ये देख लीजिए, के एंड टी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, चेक करो क्या के और टी स्ट्रेट लाइन में है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो मतलब इसका आंसर रहेगा ई ऑप्शन। अगर ये गलत हो जाता ना, ऑप्शन तो एक सही होगा ना आंसर देने के लिए, अगर डी पॉइंट गलत हो जाता तो हमारा आंसर आ जाता ए ऑप्शन। अब डी पॉइंट सही है तो मतलब ई ऑप्शन आंसर है। आपको बाकी के ऑप्शंस गो थ्रू करने की नीड नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, अगेन पजल से रिलेटेड है, स्किप करके चलेंगे, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। चलो आगे देखिए क्या गिवन है हमारे पास। एक वर्ड गिवन है सैटेलाइट, वर्ड फॉर्मेशन का केस है, हर शिफ्ट में आया है मोस्टली। तो किस किस को चूज करना था, पहला चौथा सातवां और नौवां, चूज कीजिए पहला चौथा सातवां और नौवां, मतलब कि एस ई आई ई। अब क्या है, इससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। हाँ जी, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कोई, कोई भी नहीं बनता। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड ना बने तो आंसर क्या मार्क करना है, डॉलर। ठीक है जी। चलो, तो ये था हमारा अदर देन सिटिंग एंड पजल। अब हम सिटिंग और पजल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं।
ठीक है, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन आपने स्किप किया है और कैसे अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये दोनों आपको लैंग्वेजेस बाईलैंग्वेज अवेलेबल है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं सिर्फ अभी इंग्लिश में यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रहा हूँ। अगर हिंदी में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसको पोज कर लो, फिर सॉल्व कर लो, अदरवाइज मैं इसे डिक्टेट ज़रूर करूँगा हिंदी लैंग्वेज में। तो क्या गिवन है, कहता 8 पर्सन है, वो एक कंपनी ज्वाइन करते हैं डिफरेंट मंथ में, और मंथ कौन कौन से गिवन है, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। ईच ऑफ दम ज्वाइंस इन आइदर 10th और 21st ऑफ एनी मंथ, या तो उनमें से हर कोई 10 तारीख को ज्वाइन करता है या 21 तारीख को। ठीक है, तो आपको पता ही है 4 अगर हमें महीने अवेलेबल हैं तो सबसे पहले 4/2 का केस हो गया एक तरह से, जनवरी, फेब्रवरी और कौन से हैं कंसेक्यूटिव मंथ्स ही हैं, मार्च और अप्रैल। ओके, और हर महीने की 2 डिफरेंट डेट हैं, 10 और 21। ये देखो 10 और 21 तारीख। तो जितना जल्दी हो सके ये टेबल पहले ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, इस तरह से मैं प्रॉपर टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना देते हैं, करें शुरू। पढ़ो, पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या है। तो कहता W ज्वाइंस ऑन 10th मार्च, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, W 10 मार्च को ज्वाइन करता है। 1 पर्सन ज्वाइंस बिटवीन S एंड W, S और W में एक पर्सन ज्वाइन करता है, बना दो, पॉसिबिलिटी बनती है तो बना दो, कोई इशू नहीं है, पहली 2-3 स्टेटमेंट से ही पॉसिबिलिटी डिसाइड होगी। X ज्वाइंस जस्ट आफ्टर Z बट नॉट इन द सेम मंथ, X जो है वो Z के बाद तो ज्वाइन करता है बट वो सेम मंथ में नहीं है। अगर वो सेम मंथ में देखो नहीं अवेलेबल, तो यहां से क्लियर पता है क्या हुआ कि Z 21 तारीख को ज्वाइन करेगा और X 10 तारीख को, इस सीक्वेंस में। Z 10 तारीख को हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर Z 10 को होता भी है तो उसके नीचे कौन आ जाएगा, X, वो तो सेम महीने में आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो पहली सिचुएशन में देखो कौन सा केस अवेलेबल है। हम इसके अलावा Z और X को पूरी सीक्वेंस में अरेंज कर ही नहीं सकते। दूसरे केस में देखें तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फिक्स थी तो हमने यूज कर लिया, तो इसको वैनिश करो। जो क्लू हमने नोट डाउन किया उसे वैनिश करना सीखेंगे पैरेलली। वी ज्वाइंस इन द मंथ विच हैज 30 डेज, ओनली 30 डेज। अब 30 दिन वाला महीना हमारे पास तो सिर्फ अप्रैल ही अवेलेबल था, तो वी जो है अप्रैल में ज्वाइन करता है, तो दोनों सिचुएशन में वी लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में 2 का गैप है, तो पहली कंडीशन में यू और वाई के में को बिठाने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और दूसरी कंडीशन में देखें यहां पर भी यू और वाई को बिठाने के लिए इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही बच जाएगा पर्सन, कौन सा, टी, बाकी सारे तो अरेंज हो चुके हैं। टी डजंट ज्वाइन इन जनवरी, टी ने जनवरी में ज्वाइन नहीं किया, मतलब ये वाला केस कैंसिल। ये आपका फाइनल केस हो गया। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन आफ्टर एक्स ज्वाइनिंग डेट, एक्स के बाद कितने पर्सन ने ज्वाइन किया, ये सारे पर्सन ने ज्वाइन किया, कितने हैं, ये 5, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 10th जनवरी को किसने ज्वाइन किया, हाँ जी 10th जनवरी को यू भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि यू और वाई से रिलेटेड हमें कोई भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी। चलिए उसके बाद आते हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइंस बिटवीन एक्स एंड एस ज्वाइनिंग डेट, एक्स और एस के बीच में हमें बताना है। हाँ जी, एक्स ये रहा, एस ये रहा, कितने पर्सन ने ज्वाइन किया है, 3 पर्सन ने ज्वाइन किया है, बी ऑप्शन। वी ने कौन सी डेट को ज्वाइन किया है, हाँ जी देखो वी देखो कहां पर आ रहा है, तो क्लियरली पता चल रहा है वी ने 21 अप्रैल को ज्वाइन किया। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर टीज ज्वाइनिंग डेट, टी से पहले कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अब देखो टोटल पर्सन 8 थे, टी तक देखो नीचे तक कितने पर्सन है, 3, बाकी रह गए 5 पर्सन। डायरेक्टली मार्क करना है, काउंट करके टाइम नहीं वेस्ट करना, कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं ये। ओके, चलो और देखते हैं हमने कौन सा स्किप किया था। चलिए पैरेलल रो वाला केस, अगर आपको लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग है तो इसके अलावा भी आप बाकी क्वेश्चन का सेट उठा सकते हो। ओके, चलो 2 पैरेलल रोज अवेलेबल हैं जिसमें कि पहले 5 पर्सन अवेलेबल हैं एम से लेके क्यू तक, वो रो 1 में बैठे हैं, सभी का फेस साउथ की तरफ है। वी से लेके जेड तक 5 पर्सन जो है सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। तो पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या कहती है, क्यू सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, क्यू जो है अपनी ही पंक्ति में किसी ना किसी एक छोर से दूसरे प्लेस पे बैठा है। तो पहला केस,
हम साउथ फेसिंग में क्यू को ले लेते हैं कि अपने दाएं छोर से दूसरे प्लेस पे बैठा है। ओके, ये 5-5 पोजीशन के लिए हमने सीट्स ऑक्यूपाई करवा दी। दूसरी कंडीशन में हम क्यू को ले लेंगे कि वो बाएं छोर से अपनी ही रो में, क्योंकि वो साउथ फेसिंग रो में आ रहा है। ओके, ये साउथ फेस हो गया, ये नॉर्थ फेस हो गया, तो यहां पर सभी का राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, साउथ फेसिंग में। ठीक है, चलो कंडीशन पहली बन गई। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड द वन हु फेसिस Q। कहता है जो Q को फेस करता है, मतलब ये वाला पर्सन, और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो W यहां आ जाएगा। इस सिचुएशन में W यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जो Q को फेस कर रहा है और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। टू पर्सन सिट बिटवीन Y एंड V। मतलब Y और V के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, Y और V को बिठाने के लिए कि उनके बीच में दो व्यक्ति हैं, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। या Y यहां पर होगा या V यहां पर होगा, जहां मैंने एरोहेड लगाया, या Y यहां पर होगा या V यहां पर होगा। इसके अलावा आप कहीं भी Y और V को अरेंज नहीं कर सकते। ओके, चलो आगे देखिए क्या गिवन है। N सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिस Y। N उस पर्सन के बाईं और दूसरे प्लेस पे है जो Y के उन्मुख है, सामने बैठा है। अब देखो, अगर मैं Y को यहां पर ले लेता हूं, इस केस में, दूसरा केस में पहले बिठा चुका हूं गलती से, पहले सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Y के सामने तो Q अवेलेबल है, क्योंकि इसका Q का बायां दूसरा आप बिठा सकते हो कौन है, बाईं और तो सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है, तो क्लियरली पता चल गया यहां पर V अवेलेबल होगा और इधर कौन अवेलेबल होगा, Y अवेलेबल होगा। और Y के जो सामने बैठा हुआ है, मतलब ये पर्सन, इसके बाईं और दूसरे प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, N अवेलेबल है। यही तो बोला गया था। दूसरी कंडीशन में देखिए, Y फिर से यहां पर नहीं आ सकता। ओके, तो यहां पर कौन होगा, V, इधर होगा Y, तभी तो उसके सामने जो बैठा है उसके बाईं और दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आएगा, N अवेलेबल होगा। अगला देखिए, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसिस Z। P उस पर्सन के दाईं और तीसरे प्लेस पे बैठा है जो Z के सामने है। अब Z के सामने देखिए कौन कौन आ सकता है, या तो Z पहले केस में देखा जाए इधर होगा या तो इधर। दोनों ही केसेस में Z नहीं बिठा सकते, क्योंकि Z अगर यहां पर भी होगा तो उसके सामने जो भी पर्सन आएगा यहां पर, उसका दायां तीसरा आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते नो, तो यहां तो वैसे भी नहीं ड्रॉ होगा। तो सिचुएशन सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगी कि Z हमें यहां बिठाना होगा, जो भी उसके सामने ये वाला पर्सन आएगा उसका दायां और तीसरा यहां पर कौन आएगा, P अवेलेबल होगा। क्लियर है इतना? आगे देखिए, O डजंट फेस Y। O Y के सामने नहीं बैठा, तो O यहां पर आ जाएगा, जो पर्सन रह गए बिठा दीजिए। हाँ जी, कौन कौन रह गया, इधर X रह गया और इधर कौन रह गया, M रह गया। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये 3 का सेट है। हाँ ऐसा आया है, जैसे सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला क्वेश्चन आ गया, उसके अंडर भी 3 ही क्वेश्चन का सेट पूछा गया था। तो पहला कहता है M के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। हाँ जी, M के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, P अवेलेबल है। ठीक है, P अवेलेबल है, डायरेक्टली नहीं दिया गया, या क्या गिवन है, द वन हु फेसिस W, जो W के सामने है ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है। ये देखिए, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू O। कहता है जो O के बिल्कुल सामने है उसके बाईं ओर दूसरा बताओ। O के सामने कौन बैठा हुआ है, Z। Z का बायां दूसरा कौन अवेलेबल है, X अवेलेबल है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका C ऑप्शन। हु अमंग देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन है, देखो एक्सट्रीम एंड पे MOYZ आ रहे हैं। ठीक है, MOY और Z, पेयर ढूंढो। ये वाला कैंसिल, N तो है ही नहीं, M और Y वाला है, ये भी है, और Z वाला भी पेयर है, मतलब बोथ C एंड D। ओके, अगर ऐसा बोथ वाला ऑप्शन हो ना, तो आपको जैसे यहाँ पर बोथ C और D, मैंने पहले क्या किया, D में देख लिया, D में तो दोनों पर्सन कॉर्नर पे हैं, तो मैंने देखा फिर बोथ वाला ऑप्शन भी है, तो बोथ किस किस के लिए है, C और D, तो मैंने C में भी चेक कर लिया, और Z भी कॉर्नर पे ही अवेलेबल है। ओके, चलो इसके अलावा देखिए कौन सा स्किप किया था हमने, पजल स्किप किया था, एक डे बेस्ड पजल भी आ रहा है ऐसा। ओके, सिमिलर सिचुएशन है, किसी ने कोई चीज़ खरीदी है, पहले खरीदी है, बाद में खरीदी है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए क्या गिवन है, कहता 7 कैप्स हैं, उनके नेम दे दिए गए, 7 डिफरेंट डेज में, एक ही सप्ताह के 7 डिफरेंट डेज में वो कैप्स खरीदी गई हैं, और वो वीक की स्टार्टिंग हो रही है संडे से और एंड हो रहा है सैटरडे पे। तो चलो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं फ्रेम। ओके, तो संडे से शुरू हो रहा है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे हो गया, और ये सैटरडे। ओके, चलो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। आपको तो जल्दी से जल्दी करना है ये टास्क।
2-3 कॉलम बना के रख दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉसिबिलिटी, ताकि पॉसिबिलिटी बनाते वक्त आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है, सिटिंग और अरेंजमेंट में आपका माइंड नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। और माइंड कब डिस्ट्रैक्ट होता है, जब हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने बैठ जाते हैं। पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो, कैप डब्ल्यू वॉज बोट आफ्टर द वेडनेसडे। डब्ल्यू कैप जो है वो वेडनेसडे के बाद खरीदी गई है। अब डब्ल्यू वेडनेसडे के बाद खरीदी गई है, मतलब डब्ल्यू से रिलेटेड आपके 3 केसेस बन गए। ये देखो, बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने तो केसेस बना के रखे हुए हैं, अगर चौथा केस भी होता तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते इस तरह से। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। 2 कैप्स वर बोट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में 2 कैप्स खरीदी गई हैं। तो पहले केस में वी यहाँ पर आएगा, दूसरे में वी यहाँ पर आएगा, तीसरे में वी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। 3 कैप्स वर बोट बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के बीच में 3 कैप्स खरीदी गई हैं। अभी ना तो हमें एक्स का पता है ना ही जेड का पता है, तो उनके बीच में 3 कैप्स खरीदी गई हैं। कोई भी ऊपर या नीचे कैप हो सकती है। एक्स जेड के पहले भी खरीदी जा सकती है, एक्स जेड के बाद में भी खरीदी जा सकती है। आगे, यू वॉज बोट बिफोर टी बट आफ्टर वाई। यू जो है वो टी से पहले खरीदी गई है, ठीक है, और यू जो है वो वाई के बाद में खरीदी गई है। तो यू से रिलेटेड कंडीशन है टी से पहले और वाई के बाद में, कहीं भी हो सकती है, इमीडिएट बिफोर या आफ्टर भी हो सकता है, सेकेंड प्लेसेस बिफोर या आफ्टर, कहीं भी हो सकता है। वी वॉज बोट बिफोर यू बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। वी जो है वो यू से पहले तो खरीदी गई है, बट तत्काल जस्ट पहले नहीं खरीदी गई। मतलब अगर मैं ये कहूं कि यू सैटरडे को है तो वी फ्राइडे को नहीं होगी, वो कहीं भी हो सकती है, जस्ट पहले नहीं खरीदी गई। एक्स वॉज नॉट बोट बिफोर यू। एक्स जो है वो यू से पहले नहीं खरीदी गई, एक्स कैप जो है वो यू के बाद खरीदी गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब सुनिए ध्यान से, तो वन बाय वन इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे यू के अबव में वी ने आना है और यू के बिलो में टी ने भी आना है। यू के अबव में देखो कैप वाई भी है, यू के अबव में कैप वी भी अवेलेबल है, ठीक है, और यू के बिलो में टी ने भी आना है। तो इतना तो श्योर है कि यू कैप जो है वो तो सैटरडे को आने से रही। ओके, अब यू जो है वो वी के बिलो में है, तो यू कैप फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, यू कैप यहां भी अवेलेबल हो सकती है और यहां भी अवेलेबल हो सकती है, यहां भी अवेलेबल हो सकती है। 3 केसेस बन गए, तो बेहतर है हम पहले एक्स और जेड का पोजीशन का जो गैप है उसको ऑक्यूपाई करवा देते हैं। ओके, चलो एक्स और जेड के बारे में बात करते हैं। एक्स और जेड के बीच में 3 कैप्स खरीदी गई है। अगर एक्स यहां पर है तो 1 2 3, 3 के गैप में यहां तो ऑलरेडी डब्ल्यू है, तो एक्स यहां नहीं आ सकता। अगर हम एक्स को यहां ले लेते हैं तो 1 2 3 के गैप में यहां पर कौन सी कैप आ गई, जेड कैप आ गई, तो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब कि एक्स का यहां बैठा होना जरूरी है। ये देखो, मैं आपको चीजें डिटेल में बता रहा हूं तो टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट आप जब खुद से सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आधे टाइम में सॉल्व होगा जितना टाइम मैं ले रहा हूं। अगर मैं एक्स को यहां ले लेता हूं तो 3 का गैप ना तो अबव में आ सकता है ना ही बिलो में। एक्स यहां भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के गैप में ऑलरेडी वी कैप अवेलेबल है। ओके, तो एक्स से रिलेटेड हमारे पास 2 ही केसेस रहे, या तो एक्स कैप यहां पर होगी, जेड कैप यहां आ जाएगी, या एक्स कैप यहां पर होगी, जेड कैप यहां आ जाएगी। एक्स कैप यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्स यू के बिलो में है, तो यू के लिए ये वाला प्लेस रहा, और यू के अबव में वाई कैप कहां बिठाओगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि एक्स कैप जो है वो सबसे लास्ट में है। 3 के गैप में यहां पर कौन सी कैप आ गई, कैप जेड अवेलेबल है। समझ आ रही होंगी ना चीजें। दूसरे केस में आ जाओ, अगर हम एक्स को यहां लेते हैं तो 3 का गैप जेड यहां पर आ जाएगा। एक केस ये बना, ठीक है, बट एक्स कैप तो यहां होगी नहीं ना संडे को, क्योंकि उससे पहले यू ने भी आना है। चलो मान लेते हैं एक्स यहां पर आएगा। अगर एक्स ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं अभी के लिए कौन कौन से केसेस में 3 का गैप बन भी पा रहा है या नहीं। इधर एक्स नहीं हो सकती क्योंकि 3 के गैप में ऑलरेडी डब्ल्यू कैप है। ठीक है, एक एक्स जेड के लिए कंडीशन ये थी। अगर एक्स यहां लेंगे, यहां भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 का गैप मेंटेन नहीं होगा। ओके, एक्स कैप यहां जरूर हो सकती है, 3 के गैप में जेड कैप यहां पर आ जाएगी, और यहीं पर ही मैं फिक्स कर रहा हूं क्योंकि टॉप पे संडे को एक्स कैप नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उससे ऊपर यू कैप ने भी आना है। ओके, चलो अब और केस मान के चले, एक्स कैप यहां आ सकती है, 3 का गैप में ऑलरेडी वी अवेलेबल है, तो एक्स कैप यहां भी नहीं होगी। चलिए इस केस में देखते हैं। अब एक्स कैप जो है, मैं एक काम करता हूं, एक्स यू के बिलो में है और हमें मेंशन था यू वी के भी बिलो में है, बट यू यहां पर नहीं आएगा इस केस की अगर मैं बात करूं।
तो यू यहां पर होगा, बट यू के बिलो में एक्स कैप कहां बिठाओगे, तो ये वाला केस तो हो गया कैंसिल। नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लो। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर एक्स कैप यू के बिलो में है, इसे और इस पॉइंट को यूज करते हैं, एक्स यू के बिलो में है मतलब यू एक्स के अबव में है, और यू वी के बिलो में है बट जस्ट बिलो में नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया केस। कहां बिठाओगे भाई यू को, तो यहां पर कंडीशन क्या रही कि यू के बिलो में टी ने भी आना है, तो यू मैं यहां नहीं ले सकता हूं, टी कहां बिठा दोगे, तो यू हमें यहां लेना होगा क्योंकि यू कैप जो है वो वी के बिलो में है, टी कैप यू के बाद में खरीदी गई है, और वाई कैप जो है वो यू से पहले खरीदी गई है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है डे बेस्ड। चलो, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व करते हैं ना आप, वैसा ही ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्या है। Z वॉज बोट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, कैप Z कब खरीदी गई थी जी भाई, मंगलवार को खरीदी गई थी, ट्यूसडे को, सी ऑप्शन। V और T के बीच में कितनी कैप्स खरीदी गई थी, हाँ जी V ये है, T ये है, कितनी कैप्स खरीदी गई थी, 3 कैप। नन ऑफ दिस, आंसर तो आया बट ऑप्शन नहीं अवेलेबल। V के तुरंत पहले कौन सी कैप खरीदी गई थी, हाँ जी V के तुरंत पहले खरीदी गई थी कैप Y, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, जितनी Z से पहले खरीदी गई थी उतनी ही किसके बाद सेम खरीदी गई थी। पहले तो देखो Z से पहले कितनी है, Z से पहले खरीदी गई है 2 कैप, तो W के बाद भी 2 कैप खरीदी गई थी, तो यहां पर आपको कंपैरिजन जो है वो सेम करके चलना है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा W, सी ऑप्शन। वेडनेसडे को कौन सी कैप खरीदी गई थी, हाँ जी वेडनेसडे को कौन सी खरीदी गई है, कैप यू खरीदी गई है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो एक सेट रह गया मोस्टली हमारा यहाँ पर सर्टेन वाला, बाकी हमने सारा कवर कर लिया है, ये आखिरी सेट रहता है। ये भी आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल है, जगह कम है इसलिए मैं इसे यहाँ ना करके यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैं, कितने हैं पता नहीं है, नॉर्थ फेसिंग में है, ऐसा क्वेश्चन पक्का आ रहा है। और चाहिए तो पिछले 2 मॉक टेस्ट और भी हैं जो एग्जाम से पहले हमने मेमोरी बेस्ड करवाए थे, उसमें भी मैंने मेंशन किए हैं, वहां से भी उठा लो। कहता एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, एन टी के फोर्थ राइट में है, तो टी के दाईं और चौथे प्लेस पे यहां पर आ गया एन, पहली कंडीशन। दूसरा गिवन है, कहता 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड वाई, एन और वाई के बीच में 5 पर्सन है, तो पहला केस 5 पर्सन वाई यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये देखो 5 पर्सन हो गए। दूसरे केस में ये कंडीशन थी, तो एन और वाई के बीच में 5 पर्सन हम वाई को यहां पर ले लेते हैं। आगे गिवन है वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, वाई क्यू के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, या हम कह सकते हैं क्यू वाई के दाईं और तीसरे प्लेस पे है, यहां पर भी क्यू यहां पर आ गया, बोल सकते हैं ना क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे के बाईं ओर बैठा है तो दूसरा व्यक्ति पहले के दाईं ओर होगा। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ओ, ओ के दाईं ओर कोई भी नहीं अवेलेबल, मतलब ओ एक्सट्रीम राइट एंड पे है, और ओ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ओ जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है, क्यू का इमीडिएट राइट ओ, और ओ तो राइट एंड पे होना चाहिए, तो ये वाला केस हो गया कैंसल। तो क्यू का इमीडिएट राइट ओ यहां पर आएगा, ये एक्सट्रीम रो राइट एंड हो गया, यहां पर ओ के दाईं ओर और कोई भी नहीं अवेलेबल होगा। आगे 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में 4 पर्सन है, तो पहला केस मान के चलेंगे कि टी और वी के बीच में 4 पर्सन कौन से होंगे, कि टी और वी के बीच में 1 2 3 4, वी यहां पर आएगा। दूसरा केस टी और वी के बीच में 4 पर्सन ऐसे भी आएंगे। बाकी आप चाहें तो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, नहीं तो हम यहीं से ही काउंटिंग कर लेंगे, अगर हमारा ये वाला केस वैलिड बना तो हम यहां से ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे चीज़ों को। जैसे यहां पर कितने पर्सन आगे, मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, देखो छोटी छोटी बातें हैं, सुन लो। ये सारे कितने पर्सन हो गए अभी तक के लिए, 6 पर्सन हो गए, तो 7वां पर्सन ये काउंट कर लेंगे, 8 9 10, क्योंकि इसके बाद की कंडीशन तो सेम इसी सीन में बनेंगी ना, इसी सीक्वेंस में बनेगी। ठीक है, चलो तो इसे मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। अभी आगे देखिए क्या अवेलेबल है। यू सिट्स वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू जो है कहीं ना कहीं टी के बाईं ओर बैठा हुआ है, कहां पर अवेलेबल है कुछ अता पता नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड वी आर सेम एज बिटवीन टी एंड यू, कहता है जितने एन और वी में है ना उतने ही टी और यू में है। एन और वी में देखो पहले केस में कोई भी नहीं है, तो टी और यू में भी कोई भी नहीं होगा, तो यू यहां पर आ गया और यू टी के बाईं ओर बैठा है। अगर हम ये वाला केस लें दूसरा, चलो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं ऐसे,
लाइक दिस। ओके, अगर हम ये वाला केस लें, यहां पर एन और वी के बीच में देखो कितने पर्सन है, 4 और 4 8, तो टी और यू में भी 8 होंगे, और यू टी के बाईं ओर बैठा है, तो टी और यू में 8 पर्सन कैसे बिठाओगे? पहले तो ये 5 पर्सन काउंट कर लिए, फिर 3 पर्सन और बिठा दो, यहां पर आ गया यू। ओके, उसके बाद आर इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, किसी ना किसी एक छोर से आर जो है वो सेकेंड प्लेस पे है, तो राइट हैंड से तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि राइट हैंड पे तो यही दो हो रहे हैं। एक चरम छोर से दूसरे प्लेस पे क्यू अवेलेबल है, दूसरा कौन अवेलेबल है? आर अवेलेबल है। तो आर अभी कहीं भी आ सकता है, वो यू के लेफ्ट में भी हो सकता है, यू का सेकंड लेफ्ट भी हो सकता है, थर्ड लेफ्ट में भी हो सकता है, कभी कुछ बोला नहीं गया अभी तक। तो नोट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है, तो आर वी के दाईं ओर तो होने से रहा, क्योंकि उसे एक छोर से दूसरे प्लेस पे बिठाना है, तो आर के लिए पोजीशन बस यहीं पर फिक्स होगी। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी ऑल्टरनेट नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि अगर हम दाएं छोर से दूसरे प्लेस पे आर को सोचते भी हैं, पहले केस में आर यहां मान लो, बट आर और वी के बीच में तो पर्सन बढ़ते जाएंगे, हमें एक छोर से दूसरे प्लेस पे बिठाना था उसको, तो मतलब ये वाला केस भी आपका वैनिश हो गया। आप ये कंप्लीट पर्सन जो है यहाँ अरेंज कर सकते हो, ये वाई जो ऊपर वाला सीक्वेंस था कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट। पहला सेट देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन का, राइट ऑफ यू, इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? आर अवेलेबल है, सी ऑप्शन। हमें बताना है जितने वी के बाईं ओर हैं उतने ही किसके दाईं ओर सेम होंगे। वी के बाईं ओर देखो कितने हैं, वी के बाईं ओर में है 4, तो वाई के दाईं ओर 4 होंगे, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ पर्सन हमें सेम अवेलेबल है, ए ऑप्शन। एन और ओ के बीच में पर्सन बताने हैं कितने हैं, हाँ जी, एन और ओ के बीच में पर्सन काउंट करो कितने आ रहे हैं, ये सारे पर्सन देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पर्सन आ रहे हैं, 8, ए ऑप्शन। अगर बी टी और एन के बिल्कुल मध्य में बैठता है, तो हमें बताना है वाई विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर बी टी और एन के बीच में बैठा, बिल्कुल बीच में, मतलब बी यहां पर आ गया, तो वाई विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ कौन सी पोजीशन पे है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दाई और 8वें प्लेस पे, 8th टू द राइट। टोटल पर्सन बताओ, ये तो क्वेश्चन पेट होता है, चलो काउंट करो। तो सबसे पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, ये 5 हो गए, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 8 ये वाले हो गए 22, और 2 ये हो गए कितने हो गए? 24, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी, ये था हमारा कंप्लीट सेट, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड था। चाहे तो आप कहीं भी जाके एनालिसिस देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो यही पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखा है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आपको कौन सी शिफ्ट में रीजनिंग ट्रिकी लेवल की मिल जाए। तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, अगर आप खुद से इसे एक बार और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पिछले सेशन की भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी डायरेक्टली, ये वाली पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो ईमानदारी के साथ सॉल्व किया कीजिए, अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइए, अदरवाइज नीड नहीं है। या अगर आपको स्मार्टेस्ट अप्रोच चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको टाइम लगा है, ईजीएस्ट अप्रोच सीखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम और ज़्यादा अपने एंड से इलेबोरेट करके क्वेश्चन को ईजी बना सकते थे, उसके लिए आप वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखिए। और हो सके कंटेंट जेन्युइन लगा है, सेशन अच्छा लगा है, समझने का तरीका भी आपको या समझाने का तरीका आपको ठीक ठाक लगा है, चलो मैं ऐसे बोलूँगा, तो बाकी के साथ भी इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना, बाकी भी हेल्प ज़रूर करना। मैं इसी तरह जल्दी ही मिलूँगा आपको अगले सेशन के साथ, जैसे जैसे आपको किसी भी चीज़ की नीड होगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मैं ऐसे ही सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा सेशन के साथ, स्टे ट्यून्ड।